के लिए शुक्रिया राजस्थान। सरदार शहर में मतदान संपन्न। 8 दिसंबर को नतीजों का इंतजार। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। दांव पर दिग्गजों की साख। कांग्रेस के सहानुभूति कार्ड को अवसर या बीजेपी आरएलपी को मौका। क्या कहता है मतदान का प्रतिशत? बरकरार रहेगा उपचुनाव का ट्रेंड या होगा बदलाव? नतीजों का प्रदेश की सियासत पर होगा असर। सरदार शहर की अग्नि परीक्षा। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चूरू जिले की सरदार शहर सीट पर उपचुनाव में करीब 71% लोगों ने अपना वोट डाला है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस, बीजेपी और रालोपा के प्रत्याशियों समेत 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। इस बार यहां त्रिकोणीय मुकाबले ने चुनाव को बड़ा दिलचस्प बना दिया, जिससे यह अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है कि आखिर कौन जीतेगा। 7 बार के विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन से यह सीट खाली हुई, लेकिन सभी दलों के लिए 2023 से पहले यह चुनाव कम से कम कार्यकर्ताओं में जोश जरूर भरेगा। सीधे तौर पर यह कहें कि चुनाव अपनी अस्मिता बनाने का बनकर के रह गया। जहां बीजेपी कांग्रेस अपनी अस्मिता को बरकरार रखने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दिए, तो वहीं आरएलपी नए तरीके से अपनी अस्मिता यहां इस सीट पर बनाने को लेकर के संघर्ष में जुटी रही और इसी वजह से यह मुकाबला त्रिकोणीय हुआ। अब सवाल इस बात को लेकर के है कि सीट पर क्या अब तक जो ट्रेंड चला रहा वो इस बार बदल जाएगा या फिर बरकरार रहेगा। वैसे कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस अगर यहां पर जीतती है तो सीधे तौर पर कांग्रेस यही कहेगी कि सरकार की नीतियों और उसके कामों पर जनता ने मुहर लगाई है। बीजेपी अगर जीतती है तो बीजेपी ये कहेंगी कि सरकार के खिलाफ लोग हैं और जो जन आक्रोश वे जनता के बीच में जाकर के बता रहे हैं, उस जन आक्रोश में लोगों की सहभागिता बढ़ गई और बीजेपी के संघर्ष पर सरकार के खिलाफ लोगों ने वोट दिया। अगर आरएलपी जीतती है तो वो ये कहेगी कि ये सीट दोनों के चंगुल से जनता परेशान थी, बीजेपी कांग्रेस से आजाद हुई और अब आरएलपी के खाते में आई है, तो ये नया ट्रेंड होगा। और इसके साथ ही ये संदेश देने की भी कोशिश होगी कि 2023 के चुनाव में आखिरकार ये ट्रेंड क्या तीसरी शक्ति को उभारने का मौका देगा। तमाम सवाल जिनको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। आज के सवालों पर नजर डाल लेते हैं जल्दी से और उसके बाद हम जाएंगे चर्चा पर। सवाल नंबर 1, आखिरकार इस बार का जो इस सीट पर मतदान हुआ उसका प्रतिशत क्या कुछ कहता है, यानी कि मतदान के मायने इस बार के क्या हैं। सवाल नंबर 2, क्या सरदार शहर अपना ट्रेंड बरकरार रख पाएगा या फिर इसमें कोई बदलाव होगा, क्योंकि मुकाबला सीधे तौर पर त्रिकोणीय नजर आया। सवाल नंबर 3, क्या सरदार शहर सीट पर उपचुनाव का जो नतीजा है वो प्रदेश की सियासत पर कुछ अलग असर डालेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। रामनारायण मीणा हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। माधोराम चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं प्रदेश के आरएलपी के। और मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। और जैमिनी साहब, शुरुआत आज आपसे करेंगे कि आखिरकार क्या लगता है जिस तरीके से ये मुकाबला यहां पर लड़ा गया सरदार शहर को लेकर के, आज का जो मतदान का प्रतिशत है वो पिछली बार से हालांकि जरूर थोड़ा कम हुआ है, और वो इसकी क्या वजह हम मान सकते हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि देखिए जो यहां से विधायक चुना जाएगा वो कुछ ही महीनों का मेहमान होगा, आचार संहिता उसके बाद लग जाएगी, काम नहीं। तो एक ये भी कहा जा रहा था कि सांत्वना के आधार पर वोट जो है कांग्रेस को मिलेंगे। आपका मानना क्या है, कैसे देखते हैं आज के उपचुनाव को आप? देखिए, इस उपचुनाव ने एक नई इबारत लिखी है प्रदेश में जी कि अब तक दोनों पार्टियों के पास हार्डकोर वोट है। बीजेपी का एक वोट बैंक है, कांग्रेस का वोट बैंक है, लेकिन आरएलपी का वहां कोई वोट बैंक नहीं था। उसके बावजूद जो इस तरीके की फाइट वहां आरएलपी ने दी है
वो निश्चित रूप से ये बताती है कि जो वहां आर्मी के बहुत सारे लोग हैं, आर्मी की फैमिली से, और हनुमान बेनीवाल ने जो अग्निपथ योजना का विरोध किया उसका उनको फायदा दिखता मिला। और कृषि के जो कानून लाए थे किसानों के, जो वापस लेने पड़े मोदी सरकार को, उसका विरोध किया, उसका सीधी स्वीकार्यता वहां देखने को मिली। नहीं तो एक नई पार्टी को वहां इतनी जगह मिलने की उम्मीद नहीं थी। आज जो रूरल में जो वहां वोटिंग के समाचार आ रहे हैं कि वह आरएलपी के पक्ष में बम्पर वोटिंग हुई है। अगर कुछ भी बदलाव होता है तो निश्चित रूप से राजस्थान में यह एक नई राजनीति का उदय होगा। एक नया, जो तीसरे विकल्प के लिए कोई जगह नहीं बताते बीजेपी और कांग्रेस, उनके लिए एक नई चुनौती होगी। लेकिन थोड़ा सा छोटा सा कमेंट इस पर चाहता हूं कि यह आरोप लगाया जा रहा है कि देखिए हनुमान बेनीवाल आरएलपी वहां पर गई तो एक ध्रुवीकरण की कोशिश जातीय आधार पर की गई कि सबसे ज्यादा जाट मतदाता है और उसके बाद सबसे ज्यादा दलित मतदाता है। उसके बावजूद ये सीट किसी और वर्ग को जा रही थी। पिछले 7 बार से तो लगातार भंवरलाल शर्मा यहां से जीत दर्ज करवा रहे थे। आपका क्या मानना है? देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से भंवरलाल शर्मा जी ने इस सीट को 7 बार जीता जी, और एक बार पीछा साहब ने भी जीता, इसमें कोई शक शुबा नहीं एक बार। लेकिन जो आज की इक्वेशन है, राजस्थान की राजनीति की एक नंगी सच्चाई है कि जातिगत समीकरण किसी भी विधानसभा क्षेत्र में बहुत अहमियत रखते हैं। और जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने वहां मेहनत की और उन्होंने अदर कास्ट को भी जोड़ा, उसका माइलेज मिला। अब इसमें लिटमस टेस्ट 3 नेताओं का, तीनों जाट हैं कि 3 में से कौन सबसे बड़ा जाट लीडर है। क्या सतीश पूनिया अपने गृह क्षेत्र में अपनी पार्टी को जिता पाएंगे? क्या जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, वो जिता पाते हैं या हनुमान बेनीवाल? तो 2023 से पहले यह स्थापित हो जाएगा कि राजस्थान में कौन सबसे बड़ा जाट लीडर है, कौन सबसे बड़ा किसान नेता, यह स्थापित हो जाएगा। और राजू ठेहट के मामले का भी इस चुनाव पे असर पड़ा है। अच्छा, क्योंकि जो कास्ट फैक्टर है वो मजबूत हुआ है। तो जो ये वोट परसेंटेज 70 क्रॉस किया है, इसमें रूरल का बहुत बड़ा हिस्सा है और रूरल के लोगों ने थोड़ा बदलाव के लिए वोट दिया है। माधोराम जी, आपका क्या मानना है कि जनता अगर भारतीय जनता पार्टी के इतर सोचती है या जाती है तो ये खेल आरएलपी ने बिगाड़ दिया, या जनता के बीच में जैसे जैमिनी साहब कह रहे थे कि जो आरएलपी है वो सीधे तौर पर लेकर के गई किसानों की समस्याएं और अग्निपथ योजना का बड़ा हाथ रहेगा क्या? देखिए हेमंत जी, उपचुनाव में आम चुनावों की परिस्थितियां अलग होती है। निश्चित तौर पे उपचुनाव में जो मृतक होता है कहीं ना कहीं उसके प्रति भावना भी होती है, परंतु हमने ये चुनाव सरकार के जो यहाँ पे सभी हथकंडे उन्होंने अपनाए और सत्ता के सामने हमने संगठन ने मजबूती के साथ में चुनाव लड़ा और उनकी जो 2 लाख रुपए की किसान कर्जा माफी हो, चाहे बेरोजगारी हो, कानूनी व्यवस्था हो, ये मुद्दा निश्चित तौर पे लोगों के बीच में महत्वपूर्ण रहा और लोगों ने इस बात पे खूब चर्चाएं भी की, खूब बातें भी हुई और लोगों ने विरोध जो सरकार के खिलाफ था वो निश्चित तौर पे इसमें देखने में ये आता है कि अशोक गहलोत जी जब मीटिंग दूसरी बार करने आए तो लोगों ने जाते टाइम उनके हाय हाय के नारे भी उनके खिलाफ में लगाए। तो जनता का आक्रोश था वो निश्चित तौर पे सरकार के खिलाफ था और सरकार के खिलाफ लोगों ने मतदान किया है। मतदान का प्रतिशत जो है अभी जो कह रहे थे मिथिलेश जी बड़ा नहीं है, प्रतिशत वहीं पे है और लोगों ने निश्चित तौर पे सरकार के खिलाफ बड़ा नहीं है प्रतिशत, तो पिछली बार की तुलना में कम हुआ है। मिथिलेश जी ने ये नहीं कहा कि प्रतिशत बढ़ा है। नहीं, कम नहीं हुआ है। पिछली बार 69 था, अब की बार 71 है। 2% अगर देखा जाए तो बड़ा है। अच्छा, हाँ, मैं तो चुनाव में यहाँ मैंने धरातल पे रह के काम किया है। आपका क्या प्रतिशत जो पिछली बार था उससे बढ़ेगा? आपको उम्मीद है? आपने यही कह दिया कि इस तरह से उपचुनाव होते तो सरकार के पक्ष में जाते हैं, इससे तो यही पता चल रहा है कि आप पहले हथियार अब आप साफ हो चुकी है आप तस्वीर। हेमंत जी मैंने नहीं कहा, मैंने कहा जितने उपचुनाव हुए, उपचुनाव में आप देखिए जहाँ पे किरण माहेश्वरी जी के प्रति भावना थी लोगों की, वो चुनाव हमने रहा। दरियावाद का चुनाव, दरियावाद में हमने कैंडिडेट बदल दिया, इसलिए हम चुनाव हारे। बाकी हम कन्हैयालाल को टिकट देते निश्चित तौर पे हम जीतते। तो ये तो चुनाव जो ज्यादातर आपने देखा कि आरएलपी और बीजेपी जब साथ में चुनाव, तो आप ये कह रहे हैं कि आपके जो है उपचुनाव में कहीं ना कहीं इस कैंडिडेट का भी असर पड़ा है आपके उपचुनाव हारने में? कैंडिडेट का नहीं, मैंने ये कहा चुनाव में निश्चित तौर पे सरकार के खिलाफ में एक लहर है, एक बॉब है। तो लहर है तो वो आप या तो आप भुना नहीं पाए हैं, अगर आप कह रहे हैं सरकार के खिलाफ लहर है।
सरकार के, वो तो चुनाव के टाइम में आपके सामने निर्णय आएंगे। हम कह रहे हैं चुनाव हम मजबूती से जीतेंगे, पर चुनाव में जो आप ये कहना चाहते हैं कि जो प्रदेश के जो एक पूरे के पूरे मुद्दे हैं वो एक चुनाव में, आम चुनाव की तरह इसमें और उसमें फर्क होता है। ठीक है, हमारे साथ में कांग्रेस के विधायक हैं रामनारायण मीणा जी। रामनारायण जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बीजेपी ये कह रही है कि इस तरह के जब उपचुनाव होते हैं तो उसमें मृतक के सांत्वना के तौर पर ज्यादा एक सहानुभूति होती है और वही जीत की ओर अग्रसर होता है? बीजेपी ये कह रही है। ये सही है जी, ये सही है कि आदमी का असर पड़ता है। पार्टीज का कैंडिडेट गलत होता है, पार्टीज की पॉलिसी गलत होता है तो व्यक्ति को भी देखने लग गए, वो जैसे नेहरू जी को देखते थे, देश में स्थितियां बन गई है जी। लेकिन यहाँ वो चीज नहीं है। यहाँ भंवरलाल शर्मा का पुराना जो कार्यक्षेत्र है, उनका सुपुत्र उससे परिचित है और ये माना जा सकता है कि उस सहानुभूति के नाम पे, जैसा आपने कहा, वोट पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है इसमें हनुमान बेनीवाल धन्यवाद का पात्र है। वो इसलिए धन्यवाद का पात्र है कि उसने पहले भी अग्निपथ का मामला लो या उसके पहले भी किसानों का मामला लो, उसने बीजेपी को नकार करके, उसका जो समझौता था आपस का, उसको नकार करके किसानों के पक्ष में खड़े हुए हैं। यही कारण है कि हनुमान बेनीवाल, हनुमान जी जो अपना प्रभुत्व बढ़ा रहे किसानों को, क्योंकि आज किसान सबसे ज्यादा दुखी है। प्रधानमंत्री जी अपनी रेट एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस निश्चित करके, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, लेकिन आप कह रहे किसान सबसे ज्यादा दुखी कहां, राजस्थान में भी है या पूरे देश भर में है? और राजस्थान में दुखी है तो उसके लिए क्या आप वो चीजें नहीं कर पाए हैं? पूरे देश में है, इसलिए कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेहरू जी ने क्या ये माना जाए रामनारायण जी, आपने तो इतने चुनाव देखे हैं, ये मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा गया है क्या, या लोगों ने मुद्दों के आधार पर वोट डाले हैं? मुद्दों के आधार नहीं, ये सही है, मुद्दों का आधार भी होता है, व्यक्तिगत असर भी होता है, लेकिन आप देख ले जीएसटी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लगी है। भारत सरकार लगाती है जीएसटी, तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा। पूरे हिंदुस्तान में 28% ट्रैक्टर पे जीएसटी। आप अगर हनुमान बेनीवाल को धन्यवाद दे रहे हैं तो हनुमान बेनीवाल क्या जीत जाएंगे इस सीट से, या आप क्या मान रहे हैं? मुझे तो ये बताइए ना, आपका गणित क्या है? नहीं, वो नहीं जीतेंगे, वो आपको फायदा होगा। कांग्रेस, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जो उपस्थिति बढ़ाई है, हाँ, वो उसके लिए धन्यवाद का पात्र है। तो आपको फायदा होगा, मतलब आप ये करें कि हनुमान बेनीवाल के आने से आपको फायदा होगा, आपका वोट प्रतिशत बढ़ेगा। कांग्रेस को फायदा हो रहा है, कांग्रेस को फायदा होगा। आरएलपी के नेता राजपाल चौधरी जी से पूछ लेते हैं। राजपाल जी, क्या कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए आप मैदान में थे, और क्या आपको कितनी उम्मीदें हैं आज के वोटिंग से? ये स्वतः हुआ है, ये स्वतः हुआ है। फायदा पहुंचाने के लिए मैदान में थे, और ना ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के मैदान में थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस प्रदेश के किसानों, नौजवानों को फायदा पहुंचाने के लिए मैदान में उतरी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता श्री हनुमान बेनीवाल जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो विचारधारा है और जो हमारे एजेंडे हैं, वो इस प्रदेश को खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए, इस जनता को जो इस कांग्रेस की सरकार से जो जनता त्रस्त है और जो भाजपा की जो केंद्र की गवर्नमेंट है उससे जो किसान त्रस्त है, जो नौजवान त्रस्त है, आज प्रदेश के जो हालात क्या रखे हैं, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए। जनता ने हमें भरपूर समर्थन और प्यार दिया, और निश्चित रूप से जो 8 तारीख को जो परिणाम आएगा वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। इस प्रदेश को एक नई दिशा को ले जाने वाले परिणाम। लेकिन राजपाल जी, ये सरकार के खिलाफ, जो कांग्रेस के खिलाफ मुद्दे तो बीजेपी भी उठा रही थी, आप अलग क्या कर रहे थे इस चुनाव में? और आपको जातीय आधार पर क्या उम्मीदें हैं, किस आधार पर आपकी उम्मीदें बढ़ती हैं यहाँ पर? क्या आपको लगता है कि उपचुनाव, जब तमाम लोग कहते हैं कि सरकार के पक्ष में फैसले जाते हैं, तो आपको क्यों लगता है कि इस बार ये फैसला सरदार शहर का असरदार आप ही होंगे यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे जनता के हालात बहुत बुरे हैं। जो भंवरलाल जी थे, उन्होंने यहाँ की जो सरदार शहर की जो पिछले जो हालात है, पिछले 30-35 वर्षों के अंदर, सरदार शहर इस प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है, और जो सरदार शहर की जो सड़कों के हालात है, वो सड़कों के हालात हो, चाहे या पानी की समस्या है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, या चुनाव प्रचार से मैं काफी पिछले 20 दिन से यही मौजूद है सरदार शहर के अंदर, चाहे वो हर तरीके की जो समस्या है, किसान बदहाल है, तो जनता को यहाँ जनता बिल्कुल तरसता है, तो जनता बिल्कुल परेशान होकर इन दोनों पार्टियों पर रखा रही है।
और जातिगत वाला कोई फैक्टर नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी 36 कौम के नेता है, वो हर एक कौम के मुद्दे उठाते हैं। या हमें हर जो कौम है, चाहे वो मुस्लिम कौम है, चाहे वो ब्राह्मण है, बनिया है, एससी है, नेपाल है, नाइक है, हर किसी के कौम के बीच में हम गए तो हर कौम ने हमें वोट बैंक किया है। कोई किसी एक जाति विशेष ने वोट बैंक नहीं किया। और ना हनुमान बेनीवाल जी जाति विशेष की बात करते हैं। वो अगर कोई भी जाति हो, किसी का हो, मुद्दे उठाते हैं और हर जाति की बात करते हैं। और सभी जब जातियां देती है तभी चुनाव में अच्छी पोजीशन आती है और हम इतने मजबूती से चुनाव लड़े और 8 तारीख को जो नतीजे हैं वो हमारे पक्ष में रहेंगे, ये हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। माधुराम जी, एक टिप्पणी चाहता हूं उस पर। जो राजपाल जी कह रहे हैं कि वो तो ना तो बीजेपी के पक्ष में थे ना ही कांग्रेस के पक्ष में, इन दोनों का सफाया करेंगे वो, और उनको ये उम्मीद है कि आरएलपी यहां से जीतेगी। जो जमीनी साहब कह रहे थे ना कि ये आरएलपी ने पूरा का पूरा खेल यहां पर दिलचस्प बना दिया और एक जो नया समीकरण भी यहां से बन करके निकलेगा। देखिए, इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता रामनारायण जी का बयान भी आया, वो किस प्रकार की खुशी इजहार कर रहे हैं। तो वो तो खुश है ना हनुमान बेनीवाल से, आप भी खुश हैं क्या? नहीं, वो खुशी इजहार कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कि चुनाव में कहां से कहां का पैक्ट था, वो लोगों के सामने है, अपने आप में प्रदर्शित हो रहा है। परंतु मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली बार वोट लिए थे उससे निश्चित तौर पे मैं आपको ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का ज्यादा रुझान रहा और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जीत में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी कार्यकर्ताओं ने और चुनाव निश्चित तौर पे जीतेगी। एक ये अलग बात है कि इन्होंने जिस प्रकार का गहलोत जी अपने यहाँ पे एक परिप्रेक्ष्य तैयार किया और एक बनाया, उन्होंने कहा कि भाई मैं न तो आरएलपी के खिलाफ बोलूंगा, सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा। अगर यहाँ पे होते तो आरएलपी के खिलाफ भी बोलते। नहीं तो आरएलपी तो सीधे तौर पर आपके खिलाफ है ना। आरएलपी ने तो वही मुद्दे उठाए जो सेंटर में, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, किसान बिल का मुद्दा हो या फिर अग्निपथ योजना का मुद्दा हो। निश्चित तौर पे मैं कहूंगा कि उन्होंने वही मुद्दे उठाए, पर जो रामनारायण जी अभी खुशी जाहिर तो आपके खिलाफ मुद्दे उठाए गए ना जी। रामनारायण जी वाली बात तो समझेंगे। जमीनी साहब कैसे देखें रामनारायण जी जो कह रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं हनुमान बेनीवाल का। जमीनी साहब देखिए, निश्चित रूप से रामनारायण जी बहुत अनुभवी नेता हैं और उनके वहां भारत जोड़ो यात्रा आ रही है। वो उनको कांग्रेस को वहां भी नसीहत देनी चाहिए कि उनके हाड़ौती जो संघ की प्रयोगशाला बनी हुई है वहां 3 कास्ट मेजर है, मीणा, गुजर और धाकड़, लेकिन वहां जो मंत्री बने हुए हैं वो दोनों जैन वर्ग से हैं। तो ये कांग्रेस को भी समझाना चाहिए रामनारायण जी को। वो राहुल गांधी जी आए हुए हैं, वो वहां समझाएं। और जहां तक सरदार शहर की बात है, बीजेपी में जो वसुंधरा राजे खेमा है, खुद वसुंधरा जी भी प्रचार करने नहीं गई और 30 से अधिक स्टार प्रचारक नहीं गए। तो माधोराम जी जो कह रहे हैं कि रामनारायण जी के चेहरे पर खुशी है, अगर सरदार शहर से बीजेपी हारती है तो बीजेपी का एक गुट भी खुश होगा। वो भी चाहेगा कि नेतृत्व परिवर्तन के लिए उनके पास एक मजबूत मुद्दा होगा कि कांग्रेस बीजेपी में माननीय सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में हम तमाम उपचुनाव हारे हैं, 8 में से 6 हार चुके हैं, एक और हार जाएंगे। मिथिलेश जी एक मिनट, वसुंधरा जी क्यों नहीं गए प्रचार करने? वसुंधरा जी क्यों नहीं गई? अरे मिथिलेश जी एक मिनट, स्टार प्रचार, अरे मैं जवाब एक मिनट है। आप एक बात बताओ, पंचायती राज के चुनाव में हमारे 18 जिला प्रमुख बने हैं, तब तो आप ये नहीं कहते 18 जिला प्रमुख बीजेपी प्रमुख बने हैं क्या? छोड़ दी बात। तो फिर वो बोलते ही नेतृत्व में पिछली बार सचिन पायलट के नेतृत्व में हवा बदलने लग गई थी जब आप आ रहे थे। आपको पता है कि अजमेर में कांग्रेस जीती थी लोकसभा चुनाव, अलवर में कांग्रेस जीती थी और उपचुनाव नहीं, उसके बाद और सचिन पायलट नहीं, उसके बाद में अजमेर 22 दिन रहे थे। वैसे ही हनुमान ने सरदार शहर, लेकिन ये बात तो सच है ना, ये बात तो सच है ना माधोराम जी। 7 उपचुनाव इस सरकार के दौरान एक ही आप उपचुनाव जीत पाए हैं, वो भी राजसमंद का। वो उपचुनाव भी दिया कुमारी जी की मेहरबानी से जीते। नहीं किसकी मेहरबानी से जीते? वो तो भारतीय आपके प्रदेश नेतृत्व का। मिथिलेश जी भारतीय जनता पार्टी से अलग कर रहे हैं क्या दिया जी को? दिया जी भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री है, आप किसकी मेहरबानी से बातें करते हैं? आप ऐसे कैसे बात कर रही है? आप ऐसे बातें करते हैं जैसे आप मिथिलेश जी थोड़ी सी बात, शहर की मीटिंग में जब अर्जुन मेघवाल आप थोड़ी सी बात करिए, जब बात
आप जब उगते हुए आप सूरज को पानी देने की बात कही, चलिए ठीक है, आप ठीक है, निष्पक्ष ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, निष्पक्ष जल्दी से मेरे विश्लेषक सवाल का हैं, जवाब आप दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना माधोराम जी, हाँ। जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये एक साख का सवाल नहीं है क्या? जेमिनी साहब कह रहे हैं तो वो क्या गलत कह रहे हैं? क्योंकि देखिए सतीश पूनिया खुद शेखावाटी से आते हैं और आपके उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ वहां पर, क्या दोनों की साख का सवाल ये नहीं है क्या? और सभी एक साथ लगे हुए हैं। शेखावाटी में 2 उपचुनाव हुए हैं, शेखावाटी में 2 उपचुनाव हुए हैं, अभी तक मंडावा सुजानगढ़ का दोनों आप हारे हैं। देखिए, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग एक मंच पे एक साथ में, और कभी भी किसी व्यक्ति के खिलाफ सीमाओं के बाहर आपने बोलते नहीं देखा होगा। आप मिथिलेश जी, जिस प्रकार कांग्रेस में जूतम पाक हो रही है आपस में, राजेंद्र राठौड़ जी का गांव है विधानसभा सरदार से राजेंद्र जी राठौड़ पूरे राजस्थान के नेता है, अकेले एक सरदार शहर के नेता नहीं है। तो यही कहेंगे ना कि वो अपने घर में नहीं जिता पाए, ये सवाल तो उठेगा ना फिर अगर आप ये उपचुनाव नहीं जीतते हैं। नहीं, अशोक जी ने जब अपने पुत्र को नहीं जिता पाए तो क्या उन्होंने सवाल उठाया था आपने? तब ये सवाल आपने उठाया था, आपने उनके ऊपर भी, हाँ उनके ऊपर भी सवाल उठाया, तो हमने कह रहे हैं उसके बाद में 25 सीटों पे चुनाव हुए, 25 पे 25 हारे, तो इन्होंने क्या इस्तीफा दे दिया? चलिए जल्दी से एक मैं टिप्पणी चाहता हूं, जल्दी से राजपाल जी आपसे एक टिप्पणी चाहता हूं कि आखिरकार क्या इस बार ट्रेंड चेंज हो जाएगा, और हो जाएगा तो क्यों हो जाएगा, ये मुझे बताइए जरा। ये दोनों पार्टियां जैसे आपस में लड़ती रहती है, इन्होंने जनता को पिघलाने का काम किया है। ये वसुंधरा और गहलोत जी का जो गठजोड़ है और इनकी जो आपस की लड़ाई है, ये जनता प्रदेश से पूरी समझ चुका है, और प्रदेश की जनता इनको नकारने का मन पूरा पूर्ण रूप से बना चुकी है। कहां बना चुकी है? 7 में से 5 तो कांग्रेस ने जीते हैं अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए। तो हमने टक्कर दी है। आप सुजानगढ़ में भी गए कांग्रेस का विपक्ष की, आप तो सुजानगढ़ में भी गए थे ना, यही समीकरण लेकर के। तो सुजानगढ़ में गए थे, सुजानगढ़ में देखे ना, हमने अच्छे वोट प्राप्त किए, हम फर्स्ट बार सुजानगढ़ में फाइट कर रहे थे, फिर भी हमने वहां पे फाइट दी है। उसके अलावा और विधानसभा स्पीकर देखिए, आप वल्लभ नगर देखिए, हम सेकंड पोजीशन पे ये आप जीतेंगे यहाँ से, उसका एक कारण बता दीजिए मुझे कि कैसे जीतेंगे। ये जीतेंगे जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पिछले 4 सालों में विपक्ष की भूमिका निभाई है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और पार्टी के जो विधायक हैं वो इन मुद्दों को उठाते रहते हैं, जो मुद्दों को उठाते हैं, जो चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, उसके बड़ी जो सबसे बड़ी जो पंचायत है उसके अंदर मुद्दे उठाते हैं। इसलिए यहाँ की जनता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समर्थन में वोट डालें और हम निश्चित रूप से ये चुनाव जीतेंगे। ठीक है रामनारायण जी, आरएलपी कह रही है कि हम ये चुनाव जीतेंगे, बीजेपी कह रही है कि आपकी गुटबाजी की वजह से आप ये चुनाव हारेंगे, और अगर आप ये चुनाव जीत जाते हैं तो किस आधार पर मानेंगे कि ये चुनाव क्या सरकार की नीतियों पर जीता जाएगा, या फिर भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि देने के तौर पर, एक सहानुभूति के तौर पर लोगों की वोटिंग के आधार पर? बताइए। देखिए, मैं आरएलपी को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उसने अपनी उपस्थिति बनाई है और बीजेपी के चुगल से छूट करके किसानों के बीच में आई। हालांकि वो जीत नहीं रही है, कांग्रेस इसलिए जीत रही है, कांग्रेस की नीतियां जो है, वो जो योजनाएं दी है प्रदेश सरकार ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व काल में, वो कभी भी इस तरह की योजनाएं नहीं दी गई। शहरीकरण आरएलपी तो कह रही है कि 7 बार, आरएलपी तो कह रही है कि 7 बार भंवरलाल शर्मा जीते लेकिन काम नहीं हुए लोगों के। आज भी सड़कें टूटी हुई है, पानी की परेशानी है, बिजली आती नहीं है, लोग परेशान हैं। ये नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि आरएलपी को ये भी कहना चाहिए कि किसानों पे सबसे जीएसटी का भार, किसानों पे 28% जीएसटी किसके ऊपर, तो बिल्कुल मीणा जी, हम तो वो भी कह रहे हैं, हम किसानों के हित की बात, यहाँ के मुद्दों की भी हमने बात की, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जेमिनी साहब बिल्कुल संक्षेप में एक टिप्पणी, अगर ये चुनाव जो भी जीतेगा, सभी पार्टियां जी, ये चुनाव जो भी जीते, राजस्थान की राजनीति में क्या बदलेगा आप ये बताइए जेमिनी साहब, कितना असर पड़ेगा? 20,000 राजस्थान की राजनीति में कुछ नहीं बदलेगा। अगर कांग्रेस जीतती है चुनाव, तो 8 तारीख को सोनिया गांधी जी कोटा आ रही है और 9 को बर्थडे है उनका, तो अशोक गहलोत जी अपना बर्थडे गिफ्ट दे देंगे और कह देंगे कि मैंने एक और चुनाव जिता दिया, और अशोक गहलोत ग्रुप मजबूत होगा। ये निश्चित रूप से कांग्रेस में तो ये चलिए, बहुत शुक्रिया। अशोक गहलोत ग्रुप मजबूत होगा, और यही कहा जाएगा कि सरकार की नीतियों के चलते, सरकार की नीतियों पर और कार्यों पर जनता ने मोहर लगाई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के अभी इंतजार करना होगा कि आखिरकार जनता ने किसके पक्ष में मतदान किया, और वो जब परिणाम सामने आएंगे तो सबके सामने होगा कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन इतना जरूर होगा कि 2023 के चुनाव से पहले ये सरदार शहर का रिजल्ट इतना है
कि जनता का अग्रिम आशीर्वाद माना जाएगा। नमस्कार।